नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे एक खास विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। वह विषय है कि जब चुनाव बीत जाता है, तो चुनाव की बारी में लोग किस तरह से विश्लेषण करते हैं। और खास तौर पे मैं यहाँ पर बहुत से बुद्धिजीवी पत्रकारों का या विश्लेषकों का उल्लेख करना चाहूँगा, जो प्रिंट मीडिया में अपना लेखन करते हैं। हालाँकि मैं आज आपसे एक ही उदाहरण पर बातचीत करूँगा, लेकिन वह उदाहरण एक बहुत ही सशक्त आवाज़ का उदाहरण है और हम अक्सर यह मानते रहे हैं कि अगर भारतीय राजनीति को समझना है, तो हमें इस सशक्त आवाज़ के विश्लेषण पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं आज आपसे सुहास पलसीकर द्वारा लिखे गए एक लेख पर बातचीत करूँगा। इन्होंने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में आज के दिन, जिसका शीर्षक है बिहार शोज ओल्ड ऑपोजिशन गेटिंग इरेज्ड आउट, न्यू ऑपोजिशन नॉट इन साइट। इसमें उन्होंने जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके नतीजों का विश्लेषण किया है। हम सब ये जानते हैं कि जब भी चुनाव हो जाता है और जब उसके नतीजे आ जाते हैं, तो उसके बारे में जब विश्लेषण किया जाता है, तो बस नतीजों पर ध्यान दिया जाता है। नतीजे कैसे हासिल हुए, उसके बारे में आम तौर पर बहुत कम चर्चा होती है और सुहास पलसीकर साहब का लेख भी इसी का एक उदाहरण है। इस लेख में उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस लेख में वे कहते हैं, वह यह कि जो नतीजे आए हैं बिहार के, वह काफ़ी हद तक महाराष्ट्र के नतीजों की तरह ही हैं। यह नतीजा ऐसा है जिसने महाराष्ट्र की तरह ही एनडीए के सहयोगियों को काफ़ी हद तक रिडंडेंट या प्रभावहीन बना दिया है। आज के दिन में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, भले ही उनका प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र, पर दोनों ही जगहों पर अब वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व को किसी प्रकार से चुनौती दे पाएँ। बिहार में भी भले ही जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ी हैं, भले ही चिराग पासवान की पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और हमको भी जितने सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें काफ़ी सफलता मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर है। अगर उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, तो यह भी एक तरीके से उसकी भलमनसाहत लगती है, क्योंकि जिस तरह का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जिद पर अड़ जाते कि उन्हें इस बार नीतीश कुमार का पत्ता साफ करना है, तो वो नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर सकते थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता था क्योंकि आने वाले कुछ समय तक बिहार में तो कोई चुनाव नहीं होने वाला है। तो उस समय तक ये बिहार में जो भी इसका प्रभाव होता है या दुष्प्रभाव होता है, उसको मैनेज कर लेते। तो बिहार में भी मैं यह कहना चाह रहा हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ सुहास पलसीकर साहब के कि काफ़ी हद तक जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वह प्रभावहीन से हो गए हैं। भले ही चुनाव में उनकी सफलता मिली है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है, चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे फिर एनसीपी का गुट हो, जो कि शरद पवार के भतीजे के नेतृत्व में है। उन दोनों के ही प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई लगती है चुनाव परिणामों से, लेकिन अब वो दोनों ही बीजेपी के सामने कुछ हद तक प्रभावहीन है और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा-सा साम-दाम दंड भेद वाली नीति अपनानी है और उसके बाद वो बहुत ही आसानी से महाराष्ट्र में अपने बहुमत की सरकार बना सकती है। लेकिन फिर से उन्होंने गठबंधन सरकार को जारी रखा है और हम सब लोग यह जानते हैं कि यह सिर्फ़ एक तरीके से उनकी राजनीतिक रणनीति है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सुहास पलसीकर कहते हैं, वह यह कि इन सब नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि विपक्षी दल प्रभावहीन हो गए हैं और कोई नया विपक्ष उभर कर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर अपोज़िशन हो तो कैसे हो? फिर वो यह भी कहते हैं कि इन नतीजों को, यानी कि महाराष्ट्र के नतीजे, हरियाणा के नतीजे, बिहार के नतीजे, इनको देखकर ऐसा लगता है कि 2024 का जो नतीजा आया, वो अपने आप में अवास्तविक किस्म का नतीजा था। वह नतीजा कोई खास ट्रेंड की तरफ संकेत नहीं कर रहा था। ऐसे लगता है कि मानो कोई एक दुर्घटना सी हो गई और फिर गाड़ी जो सतत चल रही थी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रभुत्व की, वह लगातार चलती जा रही है और बल्कि उसमें लगातार मजबूती के साथ इज़ाफ़ा भी हो रहा है। तो यह मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अब और नए इलाकों में हो, जहाँ अभी तक वह नहीं पहुँची है। इस तरह का विश्लेषण हमें कई अंतर्दृष्टियाँ, कई तरह के इनसाइट्स देता है। लेकिन मैं जिस बात का उल्लेख आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ बिंदु हैं। पहली बात तो यह है कि जब इस तरह का विश्लेषण सामने आता है और सुहास पलसीकर साहब का विश्लेषण एक उदाहरण है, आप जितने भी प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, उन्हें उठाकर देखें, तो उसमें एक-एक करके आप विश्लेषकों के ऐसे ही व्यूज़ पाएँगे, जिसमें वे इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक चुस्ती, नीतीश कुमार के उदार व्यक्तित्व, कांग्रेस और आरजेडी की नाकामी इत्यादि का उल्लेख करते हैं।
यहाँ तक कि द हिंदू जैसे अखबार ने भी अपने एडिटोरियल में इसी बात का उल्लेख किया कि कांग्रेस को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए इत्यादि, इत्यादि। इन सभी विश्लेषणों में जो कुछ बुनियादी सवाल बिहार के इलेक्शन के बारे में हैं, उस पर विचार नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह नहीं सवाल उठाया जाता है सुहास पलसेकर या इनके जैसे अन्य विशेषज्ञों के द्वारा कि कितने तरह की गड़बड़ी बिहार के इलेक्शन में हुई। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पहले से भी कोई वितरण का कार्यक्रम चल रहा है तो उसे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ यह नहीं हुआ, बल्कि बिहार में तो ये सुनिश्चित किया गया कि चुनाव से कुछ दिन पहले जो नगद राशि है वो महिलाओं के खाते में पहुंचे। और ठीक उसी तरीके से जिन महिलाओं के खाते में नगद राशि पहुंच रही थी उनमें से कई को, जीविका दीदियों को, जो चुनाव के मैनेजमेंट का काम दे दिया गया। यह भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ये सीधे तौर पर यह चीज दिखती है जो कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में एक गड़बड़ी यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पैसा खर्च करके लाखों लोगों को, जिसका कोई एक ठोस डेटा नहीं है, पर लाखों लोगों को उसने देश के अलग-अलग भागों से बिहार पहुँचवाया। और यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो राजनीतिक दल हैं, वह मतदाताओं को उसके घर से ले जाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बारे में भी चुनाव आयोग ने कोई काम नहीं किया। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मतदाता सामने आए जो दिल्ली में वोट डाले हुए थे, फिर उन्होंने बिहार में वोट डाला। यह भी एक साफ तौर पर दिखने वाला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या कानून का उल्लंघन था। जो चुनाव आयोग था उसकी तरफ से इसके बारे में कोई ठोस सफाई नहीं आई। इक्का-दुक्का कहीं-कहीं कुछ-कुछ बयान जारी कर दिया गया, मामले को रफा-दफा कर दिया गया। एसआईआर का जो पूरा मसला है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियों की रिपोर्टें थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम पहले था, अब नहीं है। कई सारे लोग यह तर्क देते हैं कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन फिर इसके खिलाफ सामने क्यों नहीं आया। बहुत बड़ा आंदोलन सामने ना आने का कारण बड़ा यही है कि मान लीजिए कि एक गाँव में 100 घर हैं और 100 घर में से अगर 1000 लोग रहते हैं या 700-800 लोग रहते हैं, उसमें से अगर 60 लोगों का नाम काट दिया जाए, तो उन 60 लोगों को एक साथ जोड़ने, उनको सड़क पर लाने का काम एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल होते हैं, वो इसमें कैटलिस्ट या प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा यह भूमिका ना निभाना, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एसआईआर जो है, वह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें लोगों के नाम नहीं कटे। क्योंकि बहुत सारे लोग सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि उनके नाम कटे हैं। तो यह जो गड़बड़ियाँ बिहार के इलेक्शन में हुई, मेरा यह कहना है कि जब भी हम बिहार की चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, बिहार के नतीजों की बात कर रहे हैं, उन नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें इन गड़बड़ियों को भी ध्यान में रखना होगा। बार-बार इस पर उँगली रखनी होगी कि जो हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से एक घालमेल हो गया है और जो सत्ता पक्ष है, उसके हितों को ज़्यादा प्रमुखता मिल रही है। चुनाव आयोग कैसे भ्रष्ट तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जो सत्ताधारी दल है, उसे सीधे तौर पर पैसा देने की छूट दी जा रही है और झूठा वायदा करके पैसा देने की छूट दी जा रही है कि अगर नीतीश कुमार वापस आ गए, तो और 2 लाख रुपया मिलेगा। यह वायदा बिहार की महिलाओं से किया गया। तो ये जो पूरी बात है, क्या हम यह कहें कि बिहार का जो नतीजा आया था, उसमें इसने प्रमुख भूमिका अदा नहीं की? आज के दिन में हम देखते हैं कि नीतीश कुमार का लोग महिमा गान किए जा रहे हैं। अमित शाह का महिमा गान किए जा रहे हैं कि और अच्छे-अच्छे पत्रकार ऐसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं इत्यादि, इत्यादि। लेकिन वो चुनाव का मैनेजमेंट करें, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हो सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? क्या इसकी चर्चा करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की है? हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीय दल भी अनमने तरीके से इस मुद्दे को उठाते हैं। शायद इसका कारण ये है कि सबकी जो गर्दन है, वह कहीं न कहीं जो केंद्र की सत्ताधारी दल है, उसने पकड़ रखी है। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, किसी के ऊपर अन्य कई तरह की जो आरोप हैं, वो लगे हुए हैं और उन्हें खतरा है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही बात 2020 के चुनावी नतीजों के बारे में भी कही गई थी। यह कहा गया था कि बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं वो जीत गए थे, लेकिन कुछ तिकड़म करके, कुछ डरा-धमकाकर कई सीटों के नतीजे बदल दिए गए। तो यह जो खेल होता है चुनाव में, क्या हम उसे अपने विश्लेषण में स्थान नहीं देंगे? लेकिन हम यह देखते हैं कि सिर्फ गोदी मीडिया ही ऐसा नहीं करती है कि वो इन सारे पहलू को गायब कर दे, बल्कि प्रिंट मीडिया के भीतर भी और जो जाने-माने विशेषज्ञ हैं, उनके विश्लेषण में भी यह प्रवृत्ति सामने आई है कि वे उन्हें ये लगता है कि यह विवादास्पद पहलू है और जब तक से ये ठोक बजाकर चीज़ें साबित ना हो जाए, वे इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे।
तो यह जो एक प्रवृत्ति है वह असल में हकीकत से मुँह मोड़ने की तरह है और वह पूरी इस प्रक्रिया को जो कि घाल-मेल से भरी हुई प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, उसे वैधता प्रदान करती है। क्या हम यह कह सकते हैं मोटे तौर पर कि बिहार का इलेक्शन निष्पक्ष हुआ? अगर हम ये नहीं कह सकते, हमें गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, तो हमारे विश्लेषण में भी उन गड़बड़ियों को स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इस तरह की गड़बड़ियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूँ कि राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस वार्ता की, उसमें तो बहुत सारे गंभीर आरोप लगे। उन गंभीर आरोपों का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप यह पाएँगे कि जो अखबार हैं और जो गोदी मीडिया हैं, उनकी आम तौर पर कोशिश यही होती है कि इन आरोपों को हल्का बना दो। भले ही इक्का-दुक्का उदाहरणों में यह बात सामने आ जाए, जैसे कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि राहुल गांधी का यह कहना सही था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में 570 से ज़्यादा लोगों के नाम थे। लेकिन आम तौर पर अन्य अखबार जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस ये ऐसे ही आरोप लगा था, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है इत्यादि, इत्यादि। तो मैं सिर्फ़ यह कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम चुनावों का विश्लेषण करें, हम उसमें हुई गड़बड़ियों को भी ध्यान में रखें। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं इस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन विपक्षी दलों से ज़्यादा था। मैं सिर्फ़ इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक तरीके से परंपरा रही है, जिसे कुछ हद तक कानूनी वैधता भी प्राप्त है, उसे उसकी धज्जी उड़ाई गई इस पूरे चुनाव में। लेकिन हम ये पाते हैं कि हमारे महान विशेषज्ञ, महान चिंतक लोग इन पहलुओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि इसकी बात करना तो विपक्षी दल का काम है और जब विपक्षी दल इसकी बात करते हैं, तो और उसमें भी सारे दल नहीं करते हैं। अगर राहुल गांधी जैसा कोई साहसी नेता इसकी बात करता है, तो बड़ी ही आसानी से उसका माखौल बनाकर और कई अन्य तरह से देश का ध्यान बटाकर इन मुद्दों को हल्का कर दिया जाता है और मुख्य कहानी कायम रखी जाती है कि भाई देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। उनके पास अमित शाह जैसा रणनीतिक रूप से कुशल नेता है। प्रादेशिक स्तर पर उनके पास नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, जो काफ़ी सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो नतीजे जो आए हैं, वो तो वैसे ही आने थे। बाकी विपक्षी दल हैं, जो कर रहे हैं, वो बहानेबाज़ी है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हकीकत यह नहीं है और ज़रूरत इस बात की है कि जो भी गंभीर मुद्दे हमारे चुनावी लोकतंत्र के सामने आ रहे हैं, उन पर ईमानदारी के साथ बहस की जाए और हर विश्लेषण में उन पहलुओं को भी स्थान दिया जाए, जिन पहलुओं ने बिहार के चुनाव नतीजों को प्रभावित किया है। सिर्फ़ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि नतीजे आ गए हैं, मोटे तौर पर ट्रेंड इसी दिशा में था। हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार ₹10,000 का वितरण नहीं करते, तो नतीजे कुछ और होते। हो सकता है कि अगर एसआईआर के द्वारा इतने लोगों के नाम ना काटे जाते, तो नतीजे कुछ और होते। हो सकता है कि गैरकानूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर मतदाता अन्य राज्यों से बिहार नहीं पहुँचाए गए होते, तो नतीजे कुछ और होते। और यह भी हो सकता है कि अगर बहुत सारे मतदाता 2-2 जगहों पर वोट ना डाल रहे होते, तो नतीजे कुछ और होते। और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, हमें इस बात को खुद को याद दिलाना होगा। हर बार हर चीज़ को सामान्य तरीके से ले लेने की अच्छा ठीक है, मोटे तौर पर नतीजे ऐसे ही होने थे, छोटी-मोटी गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा कह के हम अपने लोकतंत्र, हम अपनी चुनावी प्रणाली के सामने आ रहे गंभीर खतरों की अवहेलना करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। और यह निश्चित रूप से निराशाजनक स्थिति है कि सुहास पलसीकर और उनके जैसे अन्य कई विद्वान जो टीकाकार हैं, जिनकी बातों को काफ़ी लोग गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, वो इन सब पहलुओं की सीधे तौर पर उपेक्षा कर देते हैं। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके कार्यक्रमों को देखें और अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएँ। नमस्कार।